गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि क्या है, संधि का निर्माण कैसे होता है, संधि किसे कहते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि संधि माने होता है जोड़ या मेल। तो मेल कब होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलती है तो वह क्या है? मेल है। तो वर्णों का जो मेल है, संस्कृत व्याकरण के अंदर जो वर्णों का वर्णों से मेल दिखाया जाता है, उसे हम संधि प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब वर्णों का मेल कैसे होता है? जैसे एक उदाहरण है रमेशः। तो रमेशः का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा रमा धन ईशः। अब रमा में आ है और आगे ई है, तो आ और ई, इन दोनों स्वरों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ए। और बाद में जब लिखेंगे तो बन जाएगा रमेशः। तो इसमें आ वर्ण और ई वर्ण का मेल हुआ, संधि हुई, तो हमें ए वर्ण प्राप्त हो गया और रमेशः शब्द बना। तो इसी प्रकार से यह जो मेल की प्रक्रिया है, यह तीन प्रकार से होती है। पहला है स्वरों का स्वरों से मेल। तो जहां पर स्वरों का स्वरों से मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजनों का व्यंजनों से मेल, या व्यंजनों के स्थान पर कोई आदेश या परिवर्तन, वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है विसर्ग के स्थान पर कोई आदेश या परिवर्तन जब होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि के कितने प्रकार हो गए? संधि के तीन प्रकार हो गए। पहला स्वर संधि, इसमें क्या होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होता है। दूसरा व्यंजन संधि, इसमें क्या होता है? व्यंजनों का व्यंजनों से मेल या व्यंजनों के स्थान पर कोई आदेश या परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। तीसरा विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर कोई आदेश या परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए आज हम स्वर संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वरों का स्वरों से मेल भी कई प्रकार से होता है। पहला स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। इसमें तीन शब्द आए हैं। पहला शब्द क्या है? अक। दूसरा क्या है? सवर्ण। तीसरा क्या है? दीर्घ। अक प्रत्याहार है। प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया हमने आप लोगों को पहले बताई है। तो अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री और री। इसके बाद सवर्ण है। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। यहां पर सवर्ण का मतलब क्या है? समान वर्ण। तो समान वर्ण का मतलब होगा जैसे अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए। तो दीर्घ एकादेश होता है, अर्थात अ, ई, उ, री के बाद पुनः अ, ई, उ, री आए तो दीर्घ एकादेश होता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री में दीर्घ संधि का अभाव है। इसलिए चार ही वर्ण हमारे पास बचे, अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ और री, सॉरी री नहीं। तो अ, ई, उ, री के बाद पुनः अ, ई, उ, री आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ माने बड़ा, जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, उ धन उ बराबर बड़ा उ,
री धन री बराबर बड़ी री का बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से जब हम संधि करेंगे तो इसका उदाहरण होगा जैसे विद्या धन आलय। तो विद्या में पहले आ आया है, फिर आलय का आ आया है, दोनों हमने मिला दिया तो क्या बन गया? विद्यालय। इसके बाद श्री धन ईशः, श्री में बड़ी ई है, आगे फिर ईशः का बड़ी ई है, दोनों ई को मिला देंगे तो फिर बड़ी ई मिल जाएगी तो बन जाएगा श्रीशः। इसी प्रकार से पितृ आदेश, जैसे होत्रिकारः, होत्रिकारः में त्रि में री है, आगे रिकारः का री है, तो दोनों मिलकर बड़े री बन जाएंगे और शब्द बनेगा होत्रिकारः। इसी प्रकार से भानुदयः में, भानु धन उदयः में, भानु में न का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ, दोनों ऊ मिल जाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा और शब्द बनेगा भानुदय। तो यह आप लोगों की स्वर संधि हुई। आज संधि के बारे में अच्छी तरह से समझिए। कल जो है गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।